हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आदि गोपाला वेंकट रत्नाम की पोयम जैस्मिन क्रीपर अंडर अ banyan ट्री के बारे में। दोस्तों, आदि गोपाला एक तेलुगु पोएट थे जिन्होंने ये पोयम लिखी थी। अगर आप लोग इग्नू से बीए या एमए कर रहे हैं, ये पोयम आपके लिए है। जैस्मिन क्रीपर अंडर अ बनियान ट्री की जो पोयम है वो काफ़ी लंबी है, तो उसे डिटेल में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो मैं आज इस वीडियो में फुल पोयम का क्रिटिकल एनालिसिस करने वाली हूँ। उस पोयम में फुल समरी समझाऊंगी। जैस्मिन क्रीपर अंडर अ बनियान ट्री एक ऐसी कविता है जो एक दलित लड़के के नीचे गिरने की कहानी को बताती है। मतलब कि एक दलित लड़के के कष्ट को, के दर्द को दिखाती है। इस कविता में एक गाने वाला लड़का है जो अपनी जिंदगी के वो पल याद करता है जब उसने बहुत दर्द और कष्ट झेले थे। इस कविता के माध्यम से हमें ये एहसास दिलाया गया है कि अमीर और गरीब के बीच में कितनी बड़ी दूरी है। जैस्मिन क्रीपर अंडर अ banyan ट्री एक ऐसे दर्द भरी कहानी है जो समाज में जाति के बीच के अंतर को दिखाती है। जैस्मिन क्रीपर अंडर अ बनियान ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्रीपर का ज़्यादा नहीं बढ़ने का आइडिया अपने आप में एक आइडियोलॉजिकल बेस रखता है। दोस्तों, इस पोयम में क्रीपर दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे बनियान ट्री सिंबलाइज करता है अपर कास्ट के डोमिनेंस को। पोयम में पोएट ने बताया है कि ये जो क्रीपर का एनवायरनमेंट होता है, दलित कम्युनिटी का एनवायरनमेंट होता है, उसमें कंजर्वेशन और नरिशमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। बताते हैं कि ये कहानी एक ग्रेजुअल डेथ की कहानी है। जबकि दलित कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, उनके पास कोई राइट्स ही नहीं है। उनका जो बेसिक राइट है वो है सरवाइव करना, तक उनकी डेथ ना हो जाए। के पास कोई ग्रोथ नहीं है, कोई नरिशमेंट, कोई फायदा नहीं है उनके पास। सिर्फ सरवाइव करना कोई इंटेलिजेंट अप्रोच नहीं है। ये एक ऐसे कंक्लूजन की तरफ ले जाता है जो अवेयरनेस को दिखाता है, अगर डेवलपमेंट का स्पेसिफिक आइडिया ना भी हो। जब जैस्मिन का वर्ड सुंदरता और खुशबू की तस्वीर बनाता है, वहीं क्रीपर का वर्ड एक ऐसी चीज की इमेज बनाता है जो कि कमजोर है, कि बहलने वाली एक बॉक्स में बंधी होती है। मतलब कि जो दलित कम्युनिटी है वो काफ़ी कमज़ोर है, उनके पास कोई राइट्स नहीं है और कोई भी उन्हें आके लोगों पे कंट्रोल जमा लेता है। पोएम में वुमेन और उन लड़कियों के बारे में भी जिक्र किया गया है जो कोई रेगुलर करियर नहीं रखती, के पास कोई काम नहीं है। इसके बाद पोएट ने बताया है कि जो एक्चुअल बनियान ट्री है, तक हमने जाना कि बनियान ट्री अपर कास्ट के डोमिनेंस को दिखाया है। पोएट ने बोला है कि कैसे अपर कास्ट जो है वो मार्जिनलाइज लोगों को दबाव डालती है, उन लोगों पे उन्हें अपने कंट्रोल में रखती है। अब यहीं पे पोएट बता रहे हैं कि जो एक्चुअल ट्री है वो एक ऐसा डिफेंसिव शेल्टर है जो प्रोटेक्शन देता है, कवर करता है और अपने अंदर तक लोगों की बातों को, फीलिंग्स को रखता है, क्योंकि वो एक ऐसा ट्री है जो कि बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही गहरा होता है। इसके बाद पोएट ने उस ट्री के ट्रेट्स को बताया, उसकी खूबियों को बताया है कि वो ट्री एक सुपीरियर ट्री है, में एरोगेंट नहीं है। ये हमें बताता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट है और हम क्या कुछ पा सकते हैं और क्या कुछ डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम जैस्मिन क्रीपर अंडर अ banyan ट्री का ये जो टाइटल है उसको एक साथ देखते हैं, तो ये एक ऐसे स्ट्रक्चर को रिफ़र करता है जिसे इंसान ने अपनी ज़िंदगी के लिए बनाया है और उसमें कंफर्ट पाने के लिए उस स्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी की वजह से कविता के टाइटल के थ्रू स्टेट सिस्टम के फायदे को दिखाती है, जो हर स्टेट को एक स्पेसिफिक काम असाइन करते हैं। जैसे कि शूद्रास को हायर जेंट्रीज की लाइफ को सुखद बनाना पड़ता है। यहाँ पे बताया गया है जो अलग अलग कास्ट है उनके काम क्या होते हैं। जैसे कि जो शूद्रास होते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, हायर क्लास के जो लोग होते हैं, उनके कामों को आसान बनाते हैं। वहीं पे जो ब्राह्मण होते हैं वो अपनी सोच और पर्सपेक्टिव देते हैं और
लोअर और एडवांस्ड जेंट्रीज के दूसरे आसपास रहते हैं, जिससे सिस्टम काफ़ी टाइम तक चल पाए। मतलब कि ये सारे लोग एक आसपास ही रहते हैं, इनके काम एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, फिर भी इनके बीच में एक फ्रेंड्स होता है, जबकि पूरी जो सोसाइटी है वो अलग अलग लोगों की वजह से ही चलती है। जो हाई क्लास की सोसाइटी होती है वो लोअर क्लास की सोसाइटी को अलग नज़र से दिखती है, कि गलत है। इसी चीज़ को इस पोयम में क्रिटिसाइज किया गया है। पोयम में एक लाइन है, नो लैक ऑफ चेस्ट, जो लिरिक की शुरुआत में आती है। वो ये दिखाती है कि टॉर्चर और नेग्लेक्ट कई बार हो चुके हैं, मतलब कि लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लोगों को निग्लेक्ट किया गया है, इग्नोर किया गया है, कई बार हो चुका है। और ये सब बार बार होने वाले जुल्म को किसी भी स्टोरेज से छुपाया नहीं जा सकता। जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं इन लोगों के खिलाफ, वो एक अलग पर्सनालिटी बनाते हैं, और अगर उसे लंबे समय तक छुपा के रखा जाए तो ये एक खतरनाक केमिकल बन जाता है। मतलब कि लोगों को इतना टॉर्चर करा जाए, इतना नेग्लेक्ट किया जाए, तो लोगों के मन में जहर घुलने लगता है, लोग नफरत करने लगते हैं अपनी ही कम्युनिटी के लोगों से। पोएट बोलते हैं, एक माँ की तस्वीर याद रखिए जो अपने बेटे के लिए एक ग्लास दूध लेने के लिए एक घर से दूसरे घर जा रही है। उसका सिर्फ एक काम है, अपने बेटे को दूध देना, ताकि वो बड़ा होकर एक प्रॉमिसिंग लड़का बन सके। इस कविता के कठोर सीन में लड़के को सिर्फ एक बॉडी की ज़रूरत नहीं है, वो स्कूल नहीं जा सकता जब तक उसका कपड़ा ठीक से नहीं पहना हो। मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे एक माँ अपने बच्चे के लिए दूध के लिए घर घर भटकती है कि ज़रा सा दूध दे दो, मुझे अपने बच्चे को पिलाना है, वहीं पे इस कविता में बताया गया है कि सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा, उससे थोड़ा ना उसका बेटा एक काबिल लड़का बन जाएगा, बल्कि उसके बेटे को स्कूल भी जाना है, जिसके लिए उसे अच्छे कपड़े पहनना ज़रूरी है। कविता हमें ये बताती है कि खेती बाड़ी और शिक्षा का सोचना भी उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो अपने शरीर को अच्छे से ढंग से नहीं रख पा रहे, तो वो आखिरकार स्कूल के खर्चे कैसे उठाएंगे। इसी वजह से टीचर जो है उसे स्कूल में नहीं रखती और उसको वापस भेज देती है, क्योंकि उस बच्चे के पास कपड़े नहीं होते पहनकर हैं। नहीं आया उस होता। बच्चे का सिर्फ एक काम टीचर है, का मिट्टी फैसला को होता घुमा है के तो इतना एक सॉलिड थैली बना चुप देना होती कि है, वो ईंट बन बच्चा जाए, जिसका का इस्तेमाल हो सिर्फ एक सके। काम है, कुछ चीज़ें मिट्टी को कविता के पर्सपेक्टिव में छुपी होती है, क्योंकि वो दिखाने के लिए बहुत ग्राफिक होते हैं। हम बस ये जानती हैं कि वो 2 दिन तक काउ शेड में बंद था, जैसे कोई जानवर। वो बच्चा 2 दिन तक काउ शेड में बंद था, जैसे एक जानवर को बांध दिया जाता है किसी वजह से। ये जुल्म जारी रहता है लगातार, और बच्चा पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें उस पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया जाता है। यहाँ मास्टर चाहता है कि वो उस बच्चे को किसी तरीके से पाले। तो इस कविता में काफ़ी सारे गैप है, पूरा अच्छे से नहीं बताया गया है कि कहानी में वो बच्चा कैसे अपनी माँ के पास से वहाँ पुलिस स्टेशन तक पहुँचा है। पोएम में बहुत सारे गैप हैं। इस पोएम में बस हमें दिखाया गया है कि कैसे एक लोअर कास्ट की कम्युनिटी के लोगों के साथ अत्याचार होते हैं बचपन से ही लेकर। जैसे उसके पास दूध नहीं है पीने को, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, वो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं जस्ट बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है। और अगले एलिमेंट में, इस पोएम के अगले एलिमेंट में आपका जिक्र किया गया है, फादर का जिक्र किया गया है, जो अपने कैबिन या खेतों में मरे हुए हैं। बाद में ये पता चलता है कि ये जो फादर है ने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। इस घटनाओं को नरेटर स्वैश ऑफ डिमोशन कहते हैं, मतलब कि लोगों को प्रिविलेज ना मिलना। वो कहते हैं कि ये उससे भी ज़्यादा है। कविता के अंत तक हमें ये बताया जाता है कि मास्टर का शेल्टर जो बाप और बेटे को अपने अंदर रखता है, मतलब कि अभी एक बच्चे का जिक्र था,
बाप का जिक्र है। तो जो मास्टर है, मास्टर का जो शेल्टर है, वो दोनों को, बाप और बेटे को अपने अंदर रखता है। एक banyan ट्री के रूप में दिखाया गया है उस मास्टर के शेल्टर को, कि वो उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। बच्चे के आखिरी शब्द मास्टर के लिए होते हैं, जिसमें वो चाहता है कि दुनिया को ये बताया जाए कि मास्टर ने बाप और बेटे को जिंदा रखा, घर दिया, उन्हें खाना दिया। कविता में काफी गैप्स है और कई अधूरी बातें इफेक्ट को और एम्प्लीफाई करती है। लिविंग और ग्रोइंग के बीच की छोटी सी फर्क कविता के इम्पैक्ट को बढ़ाता है। कविता एक करेक्टर के अराउंड स्ट्रक्चर्ड है, जो अपने एक्सपीरियंस को पहले व्यक्ति में शेयर करता है, फर्स्ट पर्सन में शेयर कर रहा है वो, और अपनी जिंदगी के कुछ पलों का जिक्र करता है, वो अपने जज्बात रीडर के साथ शेयर कर सके। इस करेक्टर की कहानी उसके बचपन से शुरू हुई है, जो उसकी माँ ने उसको प्रोटेक्ट किया था। बच्चा ये समझता है कि उसकी माँ हर वक्त काम करती रहती है, उससे पालने के लिए, खाना और दूसरी ज़रूरतों के लिए बच्चे की काम करती है। वो जानता है कि माँ अपने नेबर्स से मदद मांगती है ताकि वो अपने बच्चों को सुविधा दे सके। का सिर्फ यही एक गोल है कि वो अपने बच्चे के लिए खाना अरेंज कर सके। कविता में उसकी माँ के इस इरादे का भी जिक्र किया है। वो उस बच्चे को स्कूल भेजना चाहती है। ये स्क्रिप्ट क्लियरली इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से है, जब स्कूल्स में लोअर क्लासेस के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे ताकि लोग एजुकेशन परस्यू कर सके। लेकिन ये सिर्फ पॉलिसी लेवल पर था। ये पॉलिसी का मकसद टीचर्स के दिमाग तक नहीं पहुंचा था। मतलब पॉलिसी तो लगा दी कि सारे लोगों के लिए एजुकेशन, लेकिन टीचर्स के दिमाग में अभी भी था कि ये लोअर क्लास के लोग क्यों पढ़ेंगे। टीचर का ये फर्ज नहीं समझा गया कि वो गरीब स्टूडेंट को क्लास में बिठाकर उन्हें ऐसा महसूस कराए कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। कि टीचर ही यहाँ पे बच्चे को बोल रही है तेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है तो तू यहाँ पे नहीं बैठ सकता, और उससे क्लास से निकाल देती है। बच्चे के केस में एक टूट गया स्लेट कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये वही वजह बन जाती है जिसके लिए टीचर उसे घर भेज देती है। उसका फटा हुआ शर्ट और नो अंडरगारमेंट्स भी उसी एक लिस्ट में इंक्लूड हो जाता है कि बच्चे के पास कपड़े नहीं है, टूटा हुआ स्लेट है, तो वो क्या ही पढ़ेगा। वजह से टीचर उसको घर भेज देती है। कविता में ये इम्प्लाई किया गया है कि टीचर को दलित बच्चे के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं होती। इस पॉइंट पे बच्चे की आवाज़ और पेन एक हो जाती है। ध्यान दीजिए, गवर्न शब्द का इस्तेमाल कविता में बार बार है। टीचर ने जैसे एक इस्टेब्लिश कोर्ट की तरह डिक्लेयर किया है कि बच्चा आगे चल के हस्बेंड्री एजुकेशन के लिए फिट नहीं होगा। टीचर ने डिसाइड कर दिया कि इस बच्चे के लिए कुछ नहीं बना, बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ना खेती बाड़ी कर सकता है, ना इसके लिए एजुकेशन अच्छा है। टीचर ने खुद ही फैसला कर लिया। टीचर का ये स्टेटमेंट बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। ये गवर्न शब्द के इस्तेमाल से कंफर्म होता है जब वो हस्बेंड्री और एजुकेशन का जिक्र करते हैं। पहली रूल ये है कि बच्चे को क्या करने की इजाज़त नहीं, और दूसरी रूल ये है कि वो सिर्फ लोगों के लिए मजदूरी करेगा। डिस्क्रिप्शन उस अपर कास्ट टीचर की एरोगेंस को दिखाता है, जो अपने आप को ऐसा समझता है कि वो सोशली अंडर प्रिविलेज बच्चे का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। टीचर की बात का वेट ऐसा है कि ये बच्चे का तकदीर है, उसे जिंदगी भर मिट्टी गोदनी पड़ेगी, मतलब ईंटें बनानी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसा टीचर ने फैसला कर लिया, जस्ट बिकॉज टीचर जो है एक प्रिविलेज सोसाइटी से है, बिलोंग करता है। उसने डिसाइड कर लिया कि जो अंडर प्रिविलेज के लोग हैं वो तो मजदूरी ही करते हैं। इसके बाद कविता हमें एक ऐसे बच्चे के बारे में बताती है जिसे 2 दिन तक कैटल काउ शेड में बांध कर रखा हुआ था।
क्योंकि उस बच्चे पर शक था कि उसने चोरी की है। उस बच्चे ने अपने मास्टर का कुछ चुरा लिया है। हालांकि बच्चे का कन्फेशनल पोजीशन आगे की कहानी में बताया नहीं गया है। जिक्र किया गया है तो लैंडलॉर्ड है, उसके और गॉड के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। लैंडलॉर्ड वो सब कर सकता है जो कि गॉड कर सकता है। ऐसा उस लैंडलॉर्ड को गुरूर है अपने आप पे। वैसे तो उस मास्टर ने उस बच्चे को बांध के रखा था चोरी के इल्जाम में, लेकिन उस बच्चे के पास एक शेल्टर मिला, उस बच्चे को उसको खाने के लिए खाना भी मिल गया। वो बच्चा उस मास्टर का शुक्रिया करता है कि उसे बांध के रखा, तभी तो उसको खाना मिल पाया, ना तो वो बच्चा दर की ठोकरें खा रहा था। दोस्तों, ये पोयम जरूर अधूरी है, बीच बीच में कुछ सारे एलिमेंट्स जो है वो मिसिंग है, लेकिन उसके बावजूद पोयम में दिखाया गया है कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए सर्वाइवल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर, यही उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो वो बच्चे को बांध के रखा हुआ था, उसको चोरी के इल्ज़ाम में ही बांधा हो, लेकिन उस बच्चे को छत तो मिल रही थी, खाना तो मिल रहा था। उस बच्चे के लिए तो यही सब कुछ था। दोस्तों, ओवरऑल पोयम का मेन मैसेज ये है कि समाज में जो इनइक्वालिटीज है उनको समझना और उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। ये कविता हमें ये भी बताती है कि जब तक हम अपने आसपास की इनजस्टिस को नहीं समझेंगे और उसके अगेंस्ट स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक वो दर्द और दुख हमेशा बरकरार रहेगा। आई होप आपको एनालिस्ट समझ में आया हो, और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।